नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। दी हरियाणा टॉक्स के मुद्दा में आपका स्वागत है। आज मेरे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद, रिटायर्ड प्रोफेसर सोशियोलॉजी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। और डॉक्टर साहब से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू के बारे में बातचीत करेंगे। अभी बीजेपी सरकार ने, जो कि केंद्र में हैं, उन्होंने निर्णय लिया है कि हम इंडिया के अंदर कास्ट सेंसस करवाएंगे। अभी तक जो बीजेपी सरकार का स्टैंड रहा है वो कास्ट सेंसस के अगेंस्ट रहा है। जितने भी सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में जितना भी हमने अभी तक गवर्नमेंट का स्टैंड देखा, अब तक बिल्कुल विपरीत था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने स्टैंड में यू टर्न ले लिया है। अब तक जो विपक्ष की डिमांड थी, इंडिया में कास्ट सेंसस होना चाहिए। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी विपक्ष पार्टी, मेन विपक्ष पार्टी कांग्रेस की भी डिमांड थी कि हरियाणा में कास्ट सेंसस होना चाहिए। क्या है असली कारण और क्यों ज़रूरी है कास्ट सेंसस? आखिरी बार इंडिया में कास्ट सेंसस कब हुआ था? ऐसे ढेरों सवाल हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, अभी अश्विनी वैष्णव ने अभी अनाउंस किया है कि इंडिया में बीजेपी सरकार कास्ट सेंसस करवाएगी। तो एकदम से बीजेपी को क्या हो गया है कि कास्ट सेंसस के लिए मान गए हैं? ये तो एक चुनावी चाल भी इसको देखा जा सकता है, और चुनावी प्रक्रिया का जो रंग रूप है वो आपको पता ही है कि पिछले 2-3 साल से जो कास्ट सर्वेक्षण की बात थी उसको अमली जामा सबसे पहले नीतीश कुमार जी ने बिहार में उसको अमली जामा पहनाया। और उसके बाद ये पता चला कि जो बैकवर्ड कास्ट हैं वो बैकवर्ड कास्ट की संख्या अपेक्षाकृत शेड्यूल कास्ट और जो दूसरे कास्ट हैं उनसे अधिक है। यानी ये कहा जाता है कि लगभग 60% वहाँ पे हैं बिहार में, और लगभग ऐसी ही स्थिति दूसरे जगह भी है। जो हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र हैं वहाँ भी लगभग ऐसी ही स्थिति है। तो रही बात कास्ट के ऊपर सेंसस करवाने की और सर्वेक्षण करवाने की, दो अलग अलग चीज़ें। कास्ट के ऊपर सेंसस करवाना और कास्ट के ऊपर सर्वेक्षण करवाना दो अलग चीज़ है। और जो कास्ट के पहले जो सेंसस हुई थी जिसमें कास्ट को आधार बनाकर और कास्ट के से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे, वो ब्रिटिश शासन के दौरान 1931 में हुआ था। 1931 में फर्स्ट सेंसस में कास्ट का जिक्र हुआ, और उसमें कास्ट के एन्यूमरेशंस के हिसाब से कितनी संख्या है उनकी, उसको जानने की कोशिश की गई। उसके बाद उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, और 1951 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ, फिर सेंसस जो हुआ 1951 में, हरियाणा में यद्यपि 1951 में नहीं हुआ, लेकिन उसमें जॉइंट पंजाब का ही हिस्सा था। लेकिन ये जो सेंसस थे उसमें कास्ट से संबंधित आंकड़ों से लोगों ने परहेज किया, और जो रूलिंग पार्टी थी उसने कहा कि कास्ट की जो आइडेंटिटी है वो एक संकीर्ण मानसिकता को जन्म देगी। इसलिए कास्ट से जन्मी जो संकीर्ण मानसिकता है उसको हम, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम सेकुलर स्टेट हैं, तो सेकुलर देश की जो आकांक्षाएं हैं उनमें कास्ट जैसी संकीर्ण मानसिकता वाली जो आइडेंटिटी है उसे हम थोड़ा अलग रखें। तो ये एक मानसिकता थी जो कमोबेश सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसे एक्सेप्ट किया। और जब से 2014 के बाद, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और बीजेपी की सरकार आई है, तो इन लोगों ने भी इससे गुरेज किया। इन लोगों को भी इसमें ज़्यादा तत्परता नहीं दिखाई, और इनफैक्ट उनके दौरान तो अभी सेंसस हुआ ही नहीं जी। बीजेपी के शासनकाल में हाँ, एक सेंसस हुआ ही नहीं है जी। लास्ट टाइम 2011 में पॉपुलेशन सेंसस हुआ था। जी जी। तो उस समय कास्ट सेंसस नहीं हुआ था। जी नहीं होता। तो कास्ट सेंसस पॉपुलेशन सेंसस से अलग कैसे होगा? ये कास्ट सेंसस उस समय जो किया गया वो आर्थिक सर्वेक्षण के रूप में किया गया, कि आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से जो बीपीएल कैटेगरी वगैरह की बात की गई। लेकिन कास्ट बेस्ड जो आंकड़े होते हैं वो मैक्रो पर्सपेक्टिव पे सभी जगह
कहाँ कास्ट की रिप्रेजेंटेशन कितनी है और उनका प्रतिशत कितना बढ़ा कितना घटा, ये जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा तो SC ST के लिए होता है ये। SC ST के लिए अलग से प्रावधान था, लेकिन वो SC ST एक जेनरिक कैटेगरी है, वो स्पेसिफिक नहीं है, वो जेनरिक कैटेगरी है। और उसमें ये हुआ कि जो पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़ी जातियों के बारे में हमें पता होना चाहिए, इसलिए कि गवर्नमेंट के जो अफर्मेटिव एक्शन है, कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी जिसको कहते हैं, तो ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी के अंतर्गत बहुत सारे नीतियाँ, जो आर्थिक नीतियाँ हैं और जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है, उस रिजर्वेशन की पॉलिसी के द्वारा कितना रिजर्वेशन या कितना रिप्रेजेंटेशन उनको पब्लिक सर्विस में दिया जाए, इसकी बात होती थी। इसलिए SC और ST और बैकवर्ड कास्ट बाद में जिनको OBC कहा गया, ये सारे जो कैटेगरीज़ हैं, ये पिछड़ी जातियों को लेकर वो एक कैटेगरीज बनाई गई और उनके आकलन के आधार पर उनका एक सर्वेक्षण आकलन किया जाता था। लेकिन कास्ट बेस्ड सेंसस जो 2011 के बाद जो होगा, ये शायद पहला सेंसस होगा। अब वो कब करते हैं, अनाउंस तो कर दिया कि कास्ट सेंसस हम करेंगे, जिसमें कास्ट को भी एक वेरिएबल के रूप में, एक कारक तत्व के रूप में उसको भी देखा जाएगा। और वो केवल शेड्यूल कास्ट तक ही सीमित नहीं रहेगा, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड कास्ट तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसका दायरा काफ़ी बृहत होगा। डॉक्टर साहब, आप सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, तो समाज को जितना आप समझते हैं, क्योंकि आप किताबों से भी समझते हैं और आपके सारे एक्सपेरिमेंट और आपका तो सारा फील्ड ही सोशियोलॉजी का है, इसका भारत की जनता पर, क्योंकि 140 करोड़ से ऊपर हमारी जनसंख्या है, हमने चाइना को भी पार कर दिया है, एक तो प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है कास्ट सेंसस करना, और दूसरा अगर करना शुरू भी कर दिया, कितना लंबा समय चाहिए कास्ट सेंसस करने के लिए, और साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ेगा, क्या हम और डिवाइड होंगे? देखिए, कास्ट की जहाँ तक बात है, कास्ट अब पहली जैसी एक आइडेंटिटी जो कास्ट की थी, वो उस आइडेंटिटी में काफ़ी कुछ डेंट लगा है। यानी कास्ट की आइडेंटिटी को अगर आप उस रूप में देखेंगे, जिस रूप में कास्ट को सोशियोलॉजी में एक एंडोगेमस कैरेक्टर का प्रतिरूप माना जाता था कि शादियां अगर होगी तो अपने ही कास्ट में करेंगे, आप दूसरे कास्ट में शादियां नहीं करेंगे। फिर उससे संबंधित एज एट मैरिज की भी बात थी। तो ये सारे जो प्रावधान थे, जो कास्ट के जो ट्रेडिशनल फीचर्स थे, उन ट्रेडिशनल फीचर्स में काफ़ी कुछ मच वाटर हैज़ बिन शेड नाउ। तो अब उसमें चेंजेस, काफ़ी बदलाव काफ़ी आए हैं और इंटरकास्ट मैरिजेस भी अब होने लगे हैं। तो इंटरकास्ट मैरिजेस के होने के बाद कास्ट किसकी रहेगी, कास्ट अगर लड़की की कास्ट है और लड़के का कास्ट अलग अलग है, तो किसकी कास्ट मानी जाएगी? और क्या बच्चों के पास ये ऑप्शन होगा कि वो माँ की कास्ट यूज़ करना चाहे, पिताजी की यूज़ करना चाहे? जाहिर है, ये सारी चीज़ें जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, विवाद के संदर्भ में उसको देखा जा सकता है, विवादास्पद रहेगा। लेकिन एक चूँकि कास्ट को एक हम ऐसे एक सोशल आइडेंटिटी के रूप में न देख के एक कैटेगरी के रूप में देखें। एक सोशल आइडेंटिटी तो है ही, और उसको पॉलिटिकल आइडेंटिटी बना के हर एक राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति सेकने की कोशिश करते हैं। और ये एक दुर्भाग्य है कि हमारे समाज का, कि एक हमारे सोशियोलॉजिस्ट हुए थे M.N. श्रीनिवास, उन्होंने वोट बैंक की राजनीति कहा था कि कास्ट से संबंधित जो आंकड़े या जो राजनीति चलती है, वो कास्ट को वोट बैंक के रूप में देखते हैं और उसको कैश ऑन करने की कोशिश करते हैं। उसी से संबंधित कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, कास्ट नहीं, अब हमें थोड़ा बहुत सर्वे करवाना चाहिए, और सेंसस में सम्मिलित करने की बात कभी नहीं हुई। ये पहली बार ये घोषणा है की गई है और बोल्ड डिसीजन है। अगर इसको किया जाता है तो नीति के अंतर्गत इसको कैसे लामबंद किया जाएगा। हर एक कास्ट की एक अपनी आइडेंटिटी है, और उसमें जैसा कि मौजूदा समय में जो कास्ट में जो गतिशीलता आई है, जो लचीलापन आया है, जिसके कारण इंटरकास्ट मैरिजेस अब एक रियलिटी बन गई है।
ये एक कंडेमनेबल एक्ट नहीं था। पहले कंडेम किया जाता था, खाप पंचायत इसका विरोध करते थे। अब खाप पंचायत या जितने भी संकीर्ण जो ग्रुप्स हैं, अब उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, शिक्षा का दर बढ़ेगा और लड़कियों में भी जॉब तलाशने की या जॉब करने की उत्कट अभिलाषा है और आ भी रहे हैं। हरियाणा में ही अभी देखें, जो पिछला जो आपका यूपीएससी के रिजल्ट आए हैं, उसमें 64 विद्यार्थियों ने उत्तीर्ण हुए हैं और उसमें लड़कियां भी, दे आर ऑल्सो कंस्पिकुअस बाय देयर प्रेजेंस। तो ये एक परिवर्तन है और ये परिवर्तन होगा। लेकिन आज भी जो हट है राजनीतिक दलों का, वो हट है कि नहीं, हम तो कास्ट को आज भी वोट बैंक के रूप में यूज़ करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार से अगर राजनीति के संरक्षण में अगर कास्ट का सर्वे होता है तो उसमें आंकड़े के आधार पर तो आंकड़े होने चाहिए, लेकिन पिछड़ी जातियों के लिए तो चूँकि आपकी आर्थिक नीतियां उनके अनुरूप बनानी थी, उनको रिजर्वेशन की पॉलिसी के तहत रिजर्वेशन देना था पब्लिक सर्विस में, तो एक तो पब्लिक सर्विस का जो दायरा था वो भी संकुचित होता जा रहा है। जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है वो ज़्यादा हो रहा है और उसमें ज़्यादा लोगों को नौकरी मिल रही है, जहाँ पर कि कास्ट की कोई ऐसी बात नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि ये जो पासा है, ये किस तरफ ऊँट किस करवट बैठेगा, इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो कास्ट है जरूरी नहीं सिर्फ वो हिंदू रिलीजन में हो, कास्ट तो मुस्लिम रिलीजन में भी है, जी। बाकी सभी और धर्मों में भी है। तो जो कास्ट सेंसस होगा, क्या सिर्फ हिंदू जो रिलीजन प्रैक्टिस करने वाले उन्हीं पर होगा? क्योंकि अगर मुस्लिम्स में भी कास्ट के हिसाब से सर्टिफिकेट बनेंगे तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं एक जो घर वापसी वाला एक इनका बीजेपी का एक कैंपेन है, एक इनका बड़ा वो है, तो कहीं ना कहीं ये रूट्स से जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि मुगल के आने से पहले आप सभी हिंदू ही तो थे, आप सभी सनातनी तो थे? नहीं, कास्ट का जहाँ तक प्रश्न है और मुस्लिम्स में जहाँ तक प्रश्न है, एक सोशियोलॉजिस्ट हैं इम्तियाज़ अहमद, उन्होंने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन विद इन द मुस्लिम कम्युनिटीज़ किया है, तो उसमें कास्ट को ही आधार बना के उन्होंने उसकी बात करते हैं। आपने कभी सुना भी होगा कि पसमिंदा जाति के, मुस्लिम से पसमिंदा जाति की बात कई बार बीजेपी के लोग भी करते हैं और उसको आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। तो कास्ट सैयद मुस्लिम्स हैं, सैयद मुस्लिम्स का स्तर नीचा है, तो वहाँ भी कास्ट है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक परेशानी होगी कि मुस्लिम्स में कैसे आप कास्ट के तहत कैसे आंकड़े एकत्रित करेंगे। ये भी मेरे ख्याल से उन क्षेत्रों में जहाँ की मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में मुस्लिम्स की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ इन चीज़ों पर क्या निर्णय लेते हैं, नीतिगत फैसला कैसे लेते हैं, तो वो भी एक देखने वाली बात होगी। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू, क्योंकि अभी बहुत सारी क्लैरिटी आनी बाकी है। अभी तो सिर्फ एक घोषणा हुई है जी। पिछले दिनों यूपी में चुनाव से पहले एक नारा बड़ा प्रचारित हुआ, बटेंगे तो कटेंगे। अब आप ये देखिए कि बटेंगे तो कटेंगे। अब जब कास्ट सेंसस होगा तो सभी को उनकी जाति याद दिलाई जाएगी, जिनको नहीं भी पता आज तक। हो सकता हमारे आसपास के लोग जिनको हम कभी कास्ट से जानते नहीं, क्योंकि जैसा आपने भी शुरू में मेंशन किया, अब इंटरकास्ट मैरिज होने लगी है, लोग उतना कंसीडर नहीं करते जिनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं। लेकिन जब ये कास्ट सेंसस चलेगा तो मुझे लगता है वही चर्चा का केंद्र बनेगा। तो समाज में इसे डिवीज़न बढ़ेगा, घटेगा, क्या होने वाला है? नहीं, समाज में तो जैसा समाज की गतिशीलता है, इट एक्वायर्स इट्स ओन कैरेक्टर, उसका एक अपनी अलग ऊर्जा है। अब जैसे आजकल लोग लिव्ड इन रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं, जाति पूछ के तो नहीं रहते, दे आर लिविंग टुगेदर, तो उनकी ट्यूनिंग अलग है। फिर दूसरा जो डिजिटल दुनिया है, उस डिजिटल दुनिया में जो फेसबुक पे आपके फ्रेंड्स बन रहे हैं,
चैट जीपीटी के द्वारा आप ये कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारे जो तकनीकी चीज़ें हैं वो उपलब्ध हो गई हैं। तो उसमें क्या तो कास्ट, क्या तो रिलीजन, उसके दायरे जो हैं, उसके बाउंड्रीज जो हैं वो शिथिल पड़ रहे हैं। और जब वो उसके बाउंड्रीज जब शिथिल पड़ रहे हैं तो एक अलग दुनिया बन रही है जिसमें लोग अपने तरीके से फ्रीडम ऑफ चॉइस को एक्सरसाइज करना चाहते हैं। और आने वाले दिनों में क्या स्थिति होगी, लेकिन चूँकि मानसिकता जो राजनीतिक दलों की जो मानसिकता है और राजनीतिज्ञों की जो मानसिकता है वो छोटी मानसिकता के तहत वो वोट बैंक पॉलिटिक्स को उसको अभी भी सिंचित करना चाहते हैं। और वो हो सकता है कि उतना ज़्यादा कामयाब ना हो सकें, लेकिन फिर भी ये एक आंकड़े के आधार पर आंकड़े होने चाहिए, ये तो ज़रूर है, ताकि इससे भी हमें पता चलेगा कि कितने लोग कास्ट माइंडेड या कास्ट की जो मानसिकता है उससे संचालित होते हैं या उससे ऊपर उठकर भी अपने निर्णय लेते हैं। अगर कल आप अश्विनी वैष्णव की स्टेटमेंट सुने तो उन्होंने ये कहा है कि कुछ स्टेट्स ने कास्ट सेंसस करवाया आप अपने जुरिडिक्शन के अंदर, कुछ ने ठीक करवाया, कुछ ने ठीक नहीं करवाया, लेकिन जो भारत सरकार का सेंसस करवाएगी वो बहुत ही साइंटिफिकली और ट्रांसपेरेंट तरीके से सेंसस होने वाला है। तो क्या उनका जो एंगल है, क्योंकि बिहार में हुआ है, तो वो क्या कहना चाहते हैं जो बिहार में हुआ, क्या वो ट्रांसपेरेंट नहीं है? और जो बिहार में कौन सी उन्होंने टेक्निक अपनाई है इसको सेंसस को करने के लिए? वो जो सेंसस हुआ था वो सेंसस नहीं था बल्कि सर्वे था। सेंसस और सर्वे में अंतर होता है। जब आप सर्वेक्षण करते हैं तो सर्वेक्षण में आप मैक्रो पिक्चर उस तरह का नहीं लाते हैं, लेकिन जब कास्ट सेंसस होता है तो हर एक घरों में दरवाजा खटखटाया, हाउस होल्ड को इकाई मान के हर एक घरों से आप उनके कास्ट पूछते हैं और उनके सदस्य कितने हैं, लंबे चौड़े एक्सरसाइज के बारे में पूछते हैं। एक एक व्यक्ति तक पहुंचना है। जी। तो ये समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही उलझी हुई समस्या, और चूँकि पहली बार आप करने जा रहे हैं, साउथ भी एक अपना अलग ही अस्तित्व रखता है, उसकी अपनी अलग सांस्कृतिक सामाजिक पहचान है, और उसी प्रकार नॉर्थ इंडिया में भी जो सामाजिक सांस्कृतिक पहचान है वो भी बिल्कुल अलग है। तो उस रूप में अगर देखा जाए तो हाउस होल्ड बेसिस पे जो सेंसस के द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे कास्ट के, वो ठीक है, हम लोगों के लिए, सोशियोलॉजिस्ट के लिए ये एक बड़ा अच्छा अनुभव होगा। लेकिन और आंकड़ों के दृष्टिकोण से कास्ट के ऊपर जो लिखने की प्रक्रिया है, कास्ट के ऊपर जो काम किया है, उन लोगों को भी एक नई ऊर्जा आएगी, बिकॉज आपके पास नए डाटा होंगे, जो डाटा अभी तक उपलब्ध नहीं था। उसी के प्रोजेक्शन 1931 के जो आंकड़े थे उसी को प्रोजेक्ट करके और वो कास्ट के बारे में वो कुछ आकलन करते थे। या जो राजनीतिक दल हैं, चूँकि वोट बैंक पॉलिटिक्स के वो शिकार रहे हैं और वोट बैंक पॉलिटिक्स की राजनीति को वो सिंचित करते हैं, इसलिए वो अपने लेवल पे वो आंकड़े जुटाते थे। डॉक्टर साहब ठीक है, क्योंकि लास्ट कोई सेंसस 1931 का था, तो उस समय का रेफरेंस लेने की तो अगर कोई शहर में परिवार रहता है और वो अपने आप को सेंसस के दौरान मान लीजिए एससी लिखवा देता है, सरकार के पास क्या पैमाना है वो साबित करने का कि वो एससी नहीं है? उस परिवार के पास ये बहाना हुआ कि आज तक किसी ने पूछा नहीं इसलिए हमने बताया नहीं, आप पूछ रहे हो तो हम बता रहे हैं, और ऐसे बहुत सारा फर्जीवाड़ा भी हो सकता है। मुझे लगता है कि शायद आधार कार्ड में भी इन चीज़ों को शामिल किया जाएगा कि उनका आधार कार्ड बताएगा कि उसकी कास्ट क्या है। अगर आंकड़े आप एकत्रित कर रहे हैं तो आंकड़ों को कहीं न कहीं आप एक प्रारूप तो देंगे, एक औपचारिक प्रारूप तो देंगे। तो औपचारिक प्रारूप देने के लिए एक आइडेंटिटी मार्कर तो होना चाहिए, और वो आइडेंटिटी मार्कर हो सकता है कि नए तरीके से आधार कार्ड भी बने, जिसमें आपके जाति का भी विवरण हो। आप कहते हैं कि आपके आधार कार्ड पर बकायदा मेंशन हो सकता है, या जो फैमिली आइडेंटिटी है, जो फैमिली आइडेंटिटी है उसमें तो रहता ही है।
जो फैमिली के आंकड़े हैं, परिवार के जो आंकड़े हैं, उसमें सदस्यों का विवरण होता है, तो वहाँ तो रहता ही है। तो उस तरह से कुछ आंकड़े क्रॉस चेक होगा। क्रॉस चेक करके और वो उसको डालने की कोशिश करेंगे। और ये भी ऑप्शन दिएगा, कोई अगर चाहे इस कैटेगरी को जवाब ना देना चाहे तो वो जवाब नहीं भी दे सकता, जैसे ईवीएम के अंदर नोटा का ऑप्शन होता है। हाँ, लेकिन उस तरह से अभी मुश्किल होगा, इसलिए कि उसमें ये ज़रूर है कि जो निम्न जातियाँ थीं वो अपने आइडेंटिटी को छुपाते थे, और एम.एन. श्रीनिवास ने भी एक संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें जो निम्न जातियाँ थीं, जो पिछड़ी जातियाँ थीं, वो अपने आइडेंटिटी को बताना नहीं चाहते थे, और उसका ये था कि वो उनके लिए एम्बैरेसमेंट क्रिएट करेगा, लोग उसको कुएं से पानी नहीं भरने देंगे, जो जल का स्रोत है वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए वो अपने कास्ट आइडेंटिटी को छिपा कर रखते थे। लेकिन अगर कंपल्शन हो गया कि कास्ट आपकी है, आपकी आइडेंटिटी है, तो आप उसको छुपा नहीं सकेंगे, वो जानकारी आपको शेयर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के पास वो आंकड़े तो हैं। मुझे लगता है हरियाणा में तो कम से कम, अगर थोड़ा हम हरियाणा पे आते हैं, हरियाणा में तो कम से कम शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहां पर अब कम से कम किसी को कोई पानी भरने के लिए रोकता हो, सिर्फ इसीलिए कि आप फला जाति से हो। हालांकि अब भी हमारी चौपालें अलग हैं, ये जनरल कास्ट की चौपाल है, ये दलित समाज की चौपाल है, कुएं भी अलग अलग हैं, ये सारी बातें सही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हरियाणा में तो थोड़ा स्थिति बेहतर है जाति के मामले में। हाँ, उसका एक हिस्टोरिकल रीजंस हैं, जैसे आर्य समाज का जो प्रभाव रहा, आर्य समाज के प्रभाव के कारण, और दूसरा कृषि से जुड़ाव जो रहा, तो कृषि में खेती ही उनकी जाति थी, उनकी पहचान थी। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हरियाणा के सोशल स्ट्रक्चर की बात कहें तो हम एक एक्रोनिम यूज़ करते हैं, जो समाजशास्त्र में जो एक्रोनिम यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं अजगर, अहीर, जाट, गुज्जर और राजपूत। तो ये एक शब्दावली है जिसका प्रयोग किया जाता था, जो कि और ये अजगर जो है, इसमें सभी घटक जो हैं वो कृषि से जुड़े हुए थे, उसमें कोई भी ऐसा घटक नहीं है जो कृषि से ना जुड़ा हुआ हो। तो कृषि से उनका ताल्लुकात रहा, तो इसलिए वो आइडेंटिटी जो रही, वो उतनी आइडेंटिटी, उस तरह की आइडेंटिटी जहाँ रिचुअल ईडियम है, जिसमें प्यूरिटी एंड पोल्यूशन की जो बात है कि आप पवित्र हैं, आप अपवित्र हैं, आपके इससे अनटचेबल हो जाएगा, आप हमारे साथ खाना नहीं खा सकते हैं, वहाँ नहीं बैठ सकते, तो वो रहा, लेकिन वो उतना उग्र नहीं रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, उग्र दूसरे जगह रहा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कितनी जातियां हैं, और मतलब अभी तक जो आंकड़ा है उसमें तो 19% शेड्यूल कास्ट हैं जी, 19.35% जी शेड्यूल कास्ट हैं, जी, जो 2011 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वो कास्ट के आंकड़े जो हैं, वो आपको पता ही है कि हर एक जाति के अपने अपने अलग अलग उनके लीडर्स हैं और उनके पास आंकड़े हैं, वो एग्जैजरेटेड आंकड़े होते हैं सभी के। राजनीतिक दलों के अपने आंकड़े हैं, और जब वो टिकट का बंटवारा करते हैं तो टिकट के बंटवारे में भी उस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि किस तरह से जातीय समीकरण को भुनाया जाए और जातीय समीकरण के अनुसार कहा जाए। लेकिन यहाँ पर जो पिछले साल अगस्त 2024 में जो सीजेआई का बयान आया, खासकर चंद्रचूड़ जो थे, तो उन्होंने क्लासिफिकेशन की बात की जी, कि जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं उनका वर्गीकरण किया जाए और वर्गीकरण किया जाना चाहिए। इस पे उन्होंने एक हस्ताक्षर किया। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसके प्रभाव में आकर हरियाणा में भी चूँकि चुनाव चल रहा था जी, और चुनाव होना था पिछले साल, जो अब जनवरी या फरवरी में जाके उसके ये हुए परिणाम आए, तो वो जो आंकड़े थे, उस आंकड़ों में आप देखेंगे कि काफ़ी कुछ जो क्लासिफिकेशन के पीछे जो छद्म रूप से जो आकांक्षा थी राजनीतिक दलों की, वो थी कि इसको कैसे चुनावी प्रकरण में इसको कैसे भुनाया जाए, भुनाने की कोशिश की गई। तो जो बाइफर्केशन किया गया उसमें शेड्यूल कास्ट में एक तरफ तो चमार वर्ग के, उनको ग्रुप ए में रखा गया और दूसरी तरफ ग्रुप बी रखा गया,
ग्रुप बी में वो लोग थे जो अति वंचित थे, यानी जो 20% का जो रिप्रेजेंटेशन था कि पब्लिक सर्विस में 20% का रिप्रेजेंटेशन अकेले एक जाति ले जाती थी, जिनको हम कहते हैं कि विद इन द शेड्यूल कास्ट एक डोमिनेंट कास्ट उभर कर आया, जिनको जाटव या चमार के नाम से जाना जाता है। तो ये लोग ज़्यादा कॉर्नर कर रहे थे, यानी ये लोग क्रीमी लेयर में आते थे और ये ज़्यादा 20% में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन इनकी थी पब्लिक सर्विस में। तो उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए ये हुआ कि उसको निश्चित किया जाए और वो संख्या जो है 10% किया जाए और 10% जो है वो ग्रुप बी में लगभग 35-36 जातियां थीं उनको दिया जाए। तो वहाँ आप पाएंगे कि जो ग्रुप ए में जो जातियां थीं, खासकर जो शेड्यूल कास्ट थी, वो चमार थे, जिनको कई नाम से जाना जाता है, सेंसस में कई नाम से भी उनका दर्ज किया जाएगा। अगर सेंसस होगा तो उनके आंकड़े भी हमारे सामने होंगे कि कितनी एग्जैक्ट संख्या है, तो उनसे ज़्यादा पता चलेगा। तो ये सारे सोशोलॉजिकल फैक्ट जो उभर कर आएंगे, तो समाजशास्त्रियों के लिए या सोशल साइंटिस्ट के लिए ये एक एनालिसिस का, एक सोशल एनालिसिस का विषय तो बनेगा ही, लेकिन चुनावी गठजोड़ में ये आंकड़े जो एकत्रित किए जाएंगे, वो शेड्यूल हरियाणा में भी वो केवल 19.35% वो शेड्यूल कास्ट तक ही नहीं सीमित होगा, बल्कि उससे ज़्यादा दूसरे कास्ट में, जो बताया मैंने कि जो पेजेंट कास्ट ग्रुप्स हैं, जिनको अजगर शब्द से संबोधित किया जाता है कि जाटों की प्रतिशत कितनी है, अहिर कितने हैं, हालांकि सबके अपने अलग अलग क्षेत्र हैं, वो जोग्राफिकल रीजन्स हैं जहां उनका कंसंट्रेशन है। अब गुर्जर को देखें तो वो आपको फरीदाबाद में दिखेंगे, अगर अहिरवाड़ी बेल्ट की बात करें, अहिर को देखें तो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये जो क्षेत्र हैं वहाँ हैं। जाटों को देखें तो वो जींद, रोहतक, हाँ, झज्जर, यहाँ पर कंसंट्रेटेड हैं। तो ये सारे जो कंसंट्रेशन हैं, जो रीजनल आस्पेक्ट्स हैं, वो रीजनल आस्पेक्ट्स को देखते हुए आप देखेंगे कि कास्ट के जो सेंसस में जो आंकड़े आएंगे, वो काफ़ी हद तक वो आंकड़े होंगे जो एक पहली बार परिदृश्य जो है कास्ट का वो बदलेगा। जी डॉक्टर साहब, सेंसस करने का सबसे साइंटिफिक तरीका कौन सा है, जो ट्रांसपेरेंट तरीका है, साइंटिफिक तरीका है सोशियोलॉजी के हिसाब से? साइंटिफिक तरीका तो यही है कि जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो उनमें बैठें और बैठ के देखें कि जो पहली बात कि आप उसका विज़न क्या रखना है, गोल क्या है, मकसद क्या है। इसलिए कि कभी भी समाजशास्त्रियों ने, जब खासकर जब ब्रिटिश हुकूमत थी, तो ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जो आंकड़े एकत्रित किए जाते थे वो एथनोग्राफिक मेथड से आंकड़े एकत्रित किए जाते थे। जो एथनोग्राफिक पद्धति थी वो एंथ्रोपोलॉजिकल पद्धति थी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा वो आंकड़े एकत्रित किए जाते थे। तो जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो इन आंकड़ों का इस्तेमाल किया, लेकिन जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी का जो आधार था, खासकर जो एथनोग्राफर्स थे, उन्होंने इन आंकड़ों को एकत्रित करने में मदद की। बिकॉज ब्रिटिश की मंशा ये थी कि वो जानने की कोशिश करते थे कि ये जो एथनिक ग्रुप्स हैं, कई एथनिक ग्रुप्स बड़े हॉस्टाइल हैं जो ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हैं जी। तो उन हॉस्टाइल ग्रुप्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और कैसे शांत किया जाए, वो उनकी कॉलोनियल जो रूलर थे वो उनकी चिंता का विषय था। लेकिन यहाँ जो सरकार आज़ादी के बाद आई है, उसकी मंशा कुछ और है कि वो जो आंकड़े हैं उस आंकड़ों को कैसे ये किया जाए। तो आजकल जो सोशियोलॉजिस्ट हैं या सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो उनको उनमें शामिल किया जाएगा और फिर उनको निर्देश दिया जाएगा कि कैसे आपको आंकड़े एकत्रित करने हैं, और वो शायद उस स्तर पर डिसाइड करें कि एथनोग्राफिक मेथड के द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे या जो स्टैटिस्टिकल जो सर्वे का जो मेथड है उसको अपनाकर आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे।
तो ये तो अब उनके ऊपर निर्भर करता है कि किनको आइडेंटिफाई करके और वो सर्वे करवाने की कोशिश करते तो हैं। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि ये जब सेंसस कंप्लीट होगा जी। तो उसके बाद इंडिया की पॉलिटिक्स का, स्टेट स्पेसिफिक पॉलिटिक्स भी बदल सकती है? जाहिर है, मैंने ये जो सामाजिक जो आधार है वो एक आइडेंटिटी के रूप में तो उभर कर आई है, लेकिन उसको हम पुनर्जीवित करके उसी रूप में, ये एक बहुत सेंसिटिव इशू भी है और उसको सेंसिटिव इशू को अगर उसमें ज़्यादा आप छेड़छाड़ करेंगे तो जो हमारी जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि हमारी डाइवर्सिटी, विविधता, एकता में अनेकता, ये हमारी सामाजिक पहचान है और इस सामाजिक पहचान में भी डेंट लगने की कोशिश की जाएगी अगर राजनीतिक मंशा होगी। तो राजनीतिक मंशा से ऊपर उठकर अगर आंकड़ों को आप एकत्रित करते हैं, जैसे हम अपने हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं, कितनी मेरी वेट है, कितना मेरा हाइट है, ये आप देखना चाहते हैं, लिपिड प्रोफाइल क्या है आपका, वो आंकड़े देखना चाहते हैं, तो वो आपके हेल्थ को तंदुरुस्त करती है। लेकिन अगर समावेशी समाज की कल्पना कर रहे हैं तो ये आंकड़े उसमें मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से ही और राजनीतिक लाभ के लिए इसको भुनाने की कोशिश की जाए तो वो हो सकता है कि जातीय भेदभाव के कारण फिर से उसको उभार मिले, तो आप बैक टू स्क्वायर वन, आप पहले वाली स्थिति में आ जाएंगे। बड़ी मुश्किल से हमने एक सेकुलर और स्टेट का जो प्रोग्रेसिव रोल है और जो डेमोक्रेटिक फ्रीडम है, उस रूप में हमने स्टेट को विकसित किया है और एक समावेशी समाज को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें ऊंच नीच और जाति के आधार पर जो जातिगत विषमताएं हैं उनको हम नहीं आना देना चाहते अपने डे टू डे इंटरेक्शन में। तो वो एक मेरे ख्याल से स्वस्थ समाज की अगर कल्पना करना है तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ करते हैं, थर्मामीटर को आप यूज़ कैसे करते हैं, ये आपके ऊपर है। जी। तो दोस्तों, आज की जो हमारी चर्चा थी जातिगत जनगणना जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है उसके ऊपर थी, और हमारे आज के स्पेशल गेस्ट डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद, रिटायर्ड प्रोफेसर, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक। डॉक्टर साहब ने एक सोशियोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से और लेंस से हमें समझाने की कोशिश की है कि कास्ट सेंसस जो होगा उसका क्या महत्व है और कितने सारे चैलेंजेस सरकार के सामने है और कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, उनको भी सुलझाना है और लोगों को भी सचेत बन के रहना है, क्योंकि हमारे देश का नारा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि हम डिफरेंट और डाइवर्स होने के बावजूद भी एक है। तो इसको सिर्फ एक कैटेगरी, एक कॉलम मान करके आप इसमें भाग लें, क्योंकि केंद्र सरकार का आदेश है और आंकड़े होना अच्छी बात है, ताकि उसी हिसाब से आगे प्लानिंग हो सके, उसी हिसाब से रिसोर्सेज का एलोकेशन हो सके और जितनी भी सारी बातें हैं। तो डॉक्टर साहब ने जो हमें बताया उस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। डॉक्टर साहब, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।